जय हिंद ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 जून 2020 को देश की 19 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं और अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यसभा सांसद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत चुनकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि जो 19 जून 2020 को चुनाव परिणाम घोषित हुए उसमें अलग अलग पार्टियों को कितनी राज्यसभा सीटें प्राप्त हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम राज्यसभा के आवश्यक तथ्यों पर भी नज़र डालेंगे ताकि आप ज़रूरी तथ्यों को समझते हुए यहाँ इस अप्रत्यक्ष प्रणाली को पूरा करें। तो सबसे पहले राज्यसभा की यदि मैं बात करूं तो ये संसद के अंतर्गत आती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के तहत स्थापना की गई है संसद यानी कि पार्लियामेंट की। इस संसद यानी कि पार्लियामेंट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति, जो कि भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं और इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में उल्लेखित किया गया है। वहीं संसद का उच्च सदन राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के तहत स्थापित किया गया है। वहीं संसद यानी कि पार्लियामेंट का निम्न सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिकल 81 के तहत स्थापित किया गया है या आर्टिकल 81 में इसके बारे में चर्चा की गई है। अब आज के इस वीडियो में हम राज्यसभा के कुछ ज़रूरी फैक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे कि राज्यसभा में जो सांसद होते हैं वो 6 साल के लिए चुनकर जाते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत चुनकर जाते हैं। इन्हें विधायकों के द्वारा, जो अलग अलग राज्यों के विधायक होते हैं उनके द्वारा इन्हें चुनकर भेजा जाता है। किस तरह से भेजा जाता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन और कुछ ज़रूरी बात करूं कि राज्यसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो कुल 250 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 245 सीटों पर ही निर्वाचन होता है। इनमें से यदि मैं बात करूं तो 238 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत निर्वाचन होता है, लेकिन 12 सीटें मनोनीत की जाती हैं। इनमें मनोनयन किया जाता है और वो होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इस अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को ही आज हम समझेंगे, लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि 238 में से वर्तमान में मात्र 233 सीटों पर ही अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब आज बात करते हैं हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की। ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है? देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को समझने से पहले आप थोड़ा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में भी समझ लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत भारत का नागरिक वोट डालकर अपने सांसद को चुन लेता है, जो कि लोकसभा सांसद होते हैं और इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन राज्यसभा सांसदों को हमारे द्वारा नहीं चुना जाता है, ना ही हमने कभी भी जाके उनके लिए वोटिंग की होगी। तो फिर वोटिंग करता कौन है? इनके लिए वोटिंग करते हैं राज्यों के विधायक। जी हाँ, जो राज्यसभा सीटें हैं जो अभी मैंने बताई थी, राज्यसभा को लेकर राज्यसभा की जो सीटें बताई थी मैंने, यहाँ पर 238 और लेकिन 233 पर अभी निर्वाचन प्रक्रिया होती है। तो ये जो 233 है इन्हें अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। अब इन सीटों को मैंने बताया था कि इसके लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग किया नहीं जाता है, जिसके तहत यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग करते हुए इन्हें अलग अलग समय में चुना जाता है। कोई एक जैसे लोकसभा में 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है। राज्यसभा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राज्यसभा हमेशा चलती रहती है, कभी भंग नहीं होती है। तो फिर उनके सांसद कैसे यहाँ पर चुनकर आते हैं? तो राज्यसभा सांसद उसके भंग हुए बिना विधायकों के द्वारा चुनकर आए जाते हैं। उसी को हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि मान के चलिए यहाँ पर अभी जो हमने बात की कि देश में 19 राज्यसभा सीटें खाली हुई,
लेकिन ये 19 राज्यसभा सीटें सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, अलग अलग राज्यों की थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो गुजरात में 4 सीटें खाली हुई थी, आंध्र प्रदेश में भी 4 सीटें खाली हुई थी, झारखंड में 2 सीटें खाली हुई थी। तो ऐसे खाली होती हैं, पूरी एक साथ खाली नहीं होती हैं, जो खाली होती जाती हैं उन्हें वापस से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत या इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के तहत भर दिया जाता है। अब यह काम किस तरह से करता है वह देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए एक एग्जाम्पल कि मान के चलिए एमपी की मैं यहां बात कर रहा हूं। एमपी की क्यों बात कर रहा हूं? एक तो आपके एमपीपीएससी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसे एमपी से रिलेट कर पाएं। दूसरा, एमपी की कोई भी एग्जाम है उसके लिए भी आपके लिए ये बेनिफिट करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसको लेकर मैं कंप्लीट करूंगा कि अभी एमपी में पूरे जो विधानसभा सीटें हैं वह भरी नहीं हुई हैं। तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें कुल विधानसभा सीटों को लेकर चलना है या जितने विधायक अभी अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, उनको लेकर चलना है। तो उसी को लेकर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो इसको आप एज अ प्रूफ ले सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे राज्यसभा चुनाव, अगर विधानसभा की पूरी सीटें भरी नहीं भी हैं तब भी यहाँ पर राज्यसभा चुनाव हो सकते हैं। तो उसको लेकर मैं यहाँ पर एमपी को एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। एमपी में 230 विधानसभा सीटें हैं, याद रखिएगा ये विधानसभा सीटें हैं। तो एमपी में है 230 विधानसभा सीटें और हर एक जो विधायक है उनका वोट काउंट किया जाता है राज्यसभा सांसद के लिए। तो यहां पर एक फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है? इन विधायकों का एक वोट काउंट होता है और उसे हम बोलते हैं कोटा। और इस कोटा को एक फॉर्मूला के तहत बताया गया है जिसमें बताया गया है विधानसभा सीटों की कुल संख्या, इसके बाद डिवाइडेड बाय या विभाजित करेंगे इसे राज्य, जिस भी राज्य की हम बात कर रहे हैं जैसे कि एमपी, राज्य में कुल खाली राज्यसभा सीटों की संख्या। इसमें लास्ट में 1 जोड़ते हुए इस पूरे में एक 1 जोड़ा जाएगा। जी हाँ, तो यहां पे फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? विधानसभा सीटों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय राज्य में कुल खाली राज्यसभा सीटों की संख्या प्लस 1, और इस पूरे में जो भी इसका आंसर निकलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। अब यहां पर जो मैं बता रहा था कि मैंने एमपी को क्यों लिया है वह समझना। विधानसभा सीटों की बात करूं तो 230 हैं, लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि 230 की 230 यहां पर भरी हुई नहीं है। आपको पता होगा कि 24 पर उपचुनाव होना बाकी है। तो इस 24 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इन 24 विधायकों के द्वारा यहां पर इसमें भाग नहीं लिया गया है, और जब इनमें भाग इन 24 विधायकों के द्वारा नहीं लिया गया है तो ये सीटें इसमें से अलग हो जाएंगी। लेकिन हम यहां पर इनको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक थ्योरी समझा रहा हूं जिसके तहत आप किसी भी राज्य का निकाल सकते हैं। किसी भी राज्यों के लिए जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है उसे अप्लाई किया जा सकता है। आप अलग अलग राज्यों के लिए भी इसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 230 ही लूँगा, आप 230 ही लेकर चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या ली 230, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया। राज्य की कुल खाली जो राज्यसभा की सीटें थी वो 3 थी, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3। जी हाँ, राज्य में कुल खाली राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? यहां पर 3 प्लस 1, और इसमें से जोड़ दिया ये 1। सो होपफुली ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये ही हर राज्य में लगेगा। तो विधानसभा सीटों की कुल संख्या जिसमें विभाजित करेंगे, जिसको हम राज्यसभा में कुल खाली जो राज्य जो है उस राज्य की राज्यसभा सीटों में जो खाली सीटें हैं उनमें उनकी संख्या लिख के उसमें जोड़ देना है 1, और इसका जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 230 में 4 का डिवाइड करते हुए प्लस 1 करेंगे। तो इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो 57.5। इसका इंग्लिश में बताऊं तो यहाँ पे वापस है, आप देख लीजिए 230 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 पॉइंट, यहाँ 2 बचेगा तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आपका आंसर निकला 57.5 यानी कि 57.5 प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए आप 58.5, मतलब कि यहाँ पर 58.5, तो यहाँ सीटें अप्रॉक्सीमेटली आप 58 ले सकते हो, मतलब भी जिस भी यहाँ पे राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार को खड़ा किया जा रहा है उसे कम से कम 58 सीटें जीतनी ही होंगी। जी हाँ, इसे अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 57.5 आ रहा है, इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो 58.5 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए 58 प्लस सीटें इसे जीतनी ही होंगी, तब कहीं जाके ये राज्यसभा सांसद के रूप में चुना जाएगा। अब ये 58 प्लस जो वोट है ये जीतेगा कैसे? जो राज्यसभा के जो विधानसभा के विधायक हैं वो वोट करेंगे और उन वोट में इन्हें अलग अलग क्रम दिया जाएगा और इसके अनुसार उन्हें यह वोट मिलेंगे। अब ये कैसे दिए जाते हैं वह समझिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि मान के चलिए कि कोई विधायक है X, ये व्यक्ति को एक पर्चा दिया गया। अगर मैं उस राज्यसभा में जो 3 सीटें खाली थी इसके उम्मीदवारों की बात करूं तो यहां पे उम्मीदवार या कैंडिडेट यहां पे 5 हैं, A, B, C, D और E। तो यहां पे लिख दिया मैंने A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। और ये पर्चा किसका है? X विधायक का। फिर ऐसा ही एक और पर्चा होगा Y विधायक के पास, और ऐसा करते करते जो यदि पूरे 230 विधायक हैं तो उनके पास ये पर्चे पाए जाएंगे। अब इनके सामने बना होगा एक बॉक्स। अब जो ये विधायक है वो इनमें क्रम डालेगा। कैसे? मान के चलिए वो A को सेकंड प्रेफरेंस देता है, B को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, C को फोर्थ प्रेफरेंस देता है और D को फिफ्थ प्रेफरेंस और E को थर्ड प्रेफरेंस देता है। जी हाँ, मतलब कि उस विधायक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा सांसद बनने के लिए पहला उम्मीदवार है तो उसने प्रायोरिटी दी है B को। उसे लगता है कि यदि B नहीं बनता है, B के अलावा अगर मुझे किसी को चूज करना है तो उसने किसको चूज किया? A को। अगर A और B के अलावा उसने बात की जाए तो किसको चूज किया? E को। तो इस तरह से उसने एक ही बार वोट किया और एक ही बार वोट करने पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रेफरेंस दे दिया। ये प्रेफरेंस देखा जाता है कि कितने उम्मीदवार हैं। यहां पर मैंने 5 उम्मीदवार लिए हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर उसने इस तरह से फिल किया। अब मान के चलिए कोई विधायक Y है, उसने यहां पर A, B, C, D, E इनको जो प्रेफरेंस देना था वह भी अलग तरीके से दिया। कैसे? मान के चलिए कि उसके लिए C ज्यादा जरूरतमंद है, वो अलग पार्टी का है और C उसी पार्टी को बिलोंग करता है, तो उसने पहला व्यक्ति चुना C को और उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। फिर उसने बोला कि दूसरा यहां पर चुना जाना चाहिए A, तीसरा चुना जाना चाहिए यहाँ पे D और चौथा चुना जाना चाहिए E और पांचवा चुना जाना चाहिए B। मतलब कि उसने प्रेफरेंस के अनुसार पहला व्यक्ति यहाँ पे पहले व्यक्ति को जो प्रायोरिटी दी है वो है C और फिर सेकंड यहाँ पर A। तो यहाँ पे ये देखा गया कि अलग अलग विधायक अलग अलग लोगों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये जो वोट हैं, ये वोट हैं और ये वोट जब इकट्ठे होते हैं तो यहां पर यह देखा जाता है कि किस व्यक्ति को पहला नंबर दिया गया, पहले नंबर पे रखा गया है, दूसरे नंबर पे कितने व्यक्तियों को वोट दिया गया है। तो मान के चलिए अब मैं यह चार्ट बना रहा हूं कि यहां पर है A
फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। तो जो A है इसे मिले थे 20 वोट या 30 कह सकते हो आप यहां पर। B को मिले थे यहां पर 70 वोट, C को मिले थे यहां पर 59 वोट और D को मिले थे यहां पर 45 वोट और E को मिले थे यहां पर 40 या 35 वोट। अब यहां पर आप देखिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए जो आवश्यक जो मत था वो कितना था 58.5। मतलब जो विधायकों के द्वारा वोट दिया जाना था वो इन उम्मीदवारों के लिए कितना जरूरी थे पार करना 58.5। तो यहां पर देखिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कितने लोगों ने यहां पर 58.5 से ज्यादा दिए हैं। तो एक है 70 जो कि इसको क्रॉस करता है, दूसरा है 59 जो कि इसको क्रॉस करता है। तो इसका मतलब ये जो B और C हैं ये राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। जी हाँ, ये राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। कितनी सीटें पूरी हो चुकी हैं यहां पर 2 सीटें। कितनी सीटें फुलफिल हो चुकी हैं यहां पर 2। और MP में सीटें कितनी खाली थी, MP में सीटें खाली थी 3, जिसमें से कितनी सीटें भर चुकी हैं 2, क्योंकि जो वोट चाहिए थे वो चाहिए थे 58.5। अब हम बात करते हैं कि तीसरा व्यक्ति कौन चुना जाएगा, क्योंकि तीसरा ने तो यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यहां पर इसको पार कर लिया हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि तीसरा व्यक्ति भी पहले ही बार में, मान के चलिए कि ये व्यक्ति भी पहली ही बार में 60 ला सकता है, जिसकी वजह से ये भी तीसरा सांसद, राज्यसभा सांसद आसानी से बन जाएगा। लेकिन हम एक दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि यदि ये व्यक्ति के पास 45 वोट हैं, ठीक है, और अब यहां पे 30 है, D 45 है और E 35 है। अब यहां पर कैसे हमें पता हो कि तीसरा जो सांसद होगा वो A से चुना जाएगा, D से चुना जाएगा या E से चुना जाएगा। तो यहां पे आपको समझना है कि जो D उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार सबसे ज्यादा 45 लेके बैठा है, E उम्मीदवार 35 और A उम्मीदवार 30। तो यहां पर जो सेकंड प्रेफरेंस है वो इन दोनों की देखी जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति तो बहुत कम है फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो यहां पर दो व्यक्तियों के बीच यहां पर देखा जाएगा, इन दो व्यक्तियों के बीच, कि इन्हें सेकंड प्रेफरेंस किसको ज्यादा मिली है। जो व्यक्ति सेकंड प्रेफरेंस की सहायता से इस 58.5 के वोट के क्राइटेरिया को पार कर लेगा, वह व्यक्ति राज्यसभा सांसद बन जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर इसको 15 वोट मिल जाते हैं और 15 वोट मिलने पर सेकंड प्रेफरेंस में, और इसको मिल जाते हैं 20, लेकिन इसे 20 वोट तो मिले, लेकिन ये तब भी कितनी वोट लेके आ रहा है यहां पर 55, जो कि 58.5 जो हमने अभी फॉर्मूले के तहत सॉल्व किया था उसको इसने क्रॉस नहीं कर पाया। जबकि इसको अगर देखोगे तो ये 60, तो जब ये 60 आ चुके हैं इसके वोट, तो मतलब यहां पर ये व्यक्ति इस लिमिटेशन को, इस वोट की जो रिक्वायरमेंट थे, इसको क्रॉस कर लिया है और अब इसके 60 वोट हो चुके हैं। मतलब कि अगला सांसद बनेगा, राज्यसभा सांसद बनेगा, तीसरा सांसद बनेगा D। तो इस तरह से B, C और D तीनों राज्यसभा सांसद के रूप में चुन लिए गए। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, मान के चलिए कि सेकंड प्रेफरेंस में E को सबसे ज्यादा वोट मिले, यहां इसको 30 वोट मिले और इसे 15 ही मिल पाए, इसे 10 मिले, तो इस हिसाब से इसके पास हो जाएंगे वोटों की संख्या, इसको जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएंगे 55, जो कि इस 58.5 के क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करेगा। और यदि हम 35 में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65, मतलब कि 65, मतलब कि ये 58.5 के क्राइटेरिया को, वोट के क्राइटेरिया को या रिक्वायरमेंट को या आवश्यक वोटों की संख्या को क्रॉस कर देगा, जिसकी वजह से अगला जो सांसद है वो D की जगह पे यहां पर E बन जाएगा। तो तीसरा राज्यसभा सांसद होगा E। तो B, C और E। यदि मान के चलिए कंडीशन फिर ऐसी बनती कि दोनों ही यहां पर क्रॉस कर लेते,
इसकी भी संख्या मान के चलिए कि यहाँ 30 आ जाती और ये क्रॉस कर लेता, या 25 आ जाती और ये क्रॉस कर लेता 58.5 को, तो फिर थर्ड वाला केस देखा जाता। लोग की बहुत ही मुश्किल है ऐसा हो कि थर्ड प्रेफरेंस भी देखना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थर्ड प्रेफरेंस देखा जाए, लेकिन इतने में ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से जो विधायक हैं वो वोट देते हैं और उनको वोट को इस तरह से काउंट किया जाता है कि पहले नंबर पे कौन है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में देखा जाता है राज्यसभा की खाली सीटें कितनी हैं, और राज्यसभा की खाली सीटों को आधार बनाते हुए एक फॉर्मूले का उपयोग करते हुए, किस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए मैं फिर से लिख के बता रहा हूं कि विधानसभा सीटों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय, यानी कि विभाजित करेंगे इसे, कुल, या जिस भी राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य की कुल खाली राज्यसभा सीटों की संख्या +1, और इसके जितना भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें +1। और ये हमने एमपी के लिए किया था जिसमें 230 सीटें थी एमपी में और खाली सीटों की संख्या 3 थी, +1 और जब इसे हमने किया था सॉल्व तो 230 को डिवाइड किया था 4 से +1, तो कितना निकल के आया था यहाँ पर 57.5। इसको अगर 230/4 को सॉल्व करोगे तो 57.5 +1, तो ये हो जाएगा 58.5। मतलब कि 58+ यहाँ पे वोट चाहिए। अब वोट क्या होते हैं? ये वोट जो मैंने बताया विधायकों के द्वारा दिए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में विधानसभा है, वो विधानसभा में जो 230 विधानसभा, एमपी की विधानसभा में जो 230 विधायक हैं उन्हें वोट दिया, उनके द्वारा वोट दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया कि उम्मीदवार एमपी में उन 3 जो खाली 3 राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है उसके लिए उम्मीदवार कितने हैं? 5, A, B, C, D, E। और इन उम्मीदवारों के नाम इस तरह से उस पत्र में लिखे होते हैं जो वोट के रूप में विधायकों को दिया जाता है। विधायक उसमें अपने अनुसार प्रायोरिटी देते हैं अपने अपने पहचान के विधायक राज्यसभा सांसदों के उम्मीदवारी के लिए, जो उम्मीदवार हैं उनको, और उन उम्मीदवारों के नाम के आगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th के अनुसार यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। जिसे सबसे ज़्यादा 1 ये पहला प्रेफरेंस मिलता है उसको काउंट किया जाता है कि किसको पहले नंबर पर प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी, जैसे कि बी है, सी है, वो अपने आप ही राज्यसभा सांसद चुन लिए जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कि किसी के पास आवश्यक जो कि जरूरी कितने 58+, मतलब कि 58 से अधिक उनके पास वोट मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये जो पहला नंबर है ना, सबसे ज्यादा किसको मिले, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा में भी ये देखना है कि उसने इस चीज को क्वालिफाई किया है या नहीं किया। जैसे कि आपके एग्जाम में आपने कोई एग्जाम दिया तो आपकी मेरिट लिस्ट बाद में, पहले आप देखते हो कि कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ, ये कट ऑफ ही है, ये जो मैंने बताया ना, ये कट ऑफ ही है। ये कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ता है। जो कट ऑफ क्वालिफाई कर लेता है वो अंदर हो जाता है। तो ये कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद जो व्यक्ति कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाता उसके लिए सेकंड प्रेफरेंस, जैसे कि आपके में भी सेकंड प्रेफरेंस आती होगी कि जो व्यक्ति पहली बार में गया और उसने सीट नहीं उठाई तो फिर सेकंड लिस्ट जारी होती है। इसी तरह से ये भी सेकंड लिस्ट की तरह ही काम करता है। और इसमें यहाँ पर इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस है उसे ऐड कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि इन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं तब इन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में चुन लिया जाता है। सो होपफुली ये मेथड आपको समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस चीज के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो 19 जून 2020 में परिणाम आए हों उनमें अलग अलग किन के 8 राज्यों में यहाँ पे 19 राज्यसभा सीटें खाली थी और उन 8 राज्यों में से जो 19 राज्यसभा सीटें भरी गई हैं वो किन किन पार्टियों को यहाँ पे वो सीटें मिली हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो 19 जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया है, ये 8 राज्यों के चुनाव परिणाम थे राज्यसभा सीटों के। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूं तो गुजरात,
गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। फिर बात करूं यहां आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की भी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहां पर 3-3 सीटों पर हुआ। वहीं झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड की 2 सीटें खाली थी, यही खाली सीटों की मैं बात कर रहा था उस फॉर्मूले में। और झारखंड के बाद यहां पर है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। इन तीनों की ही एक एक सीटों पर चुनाव हुआ है। अब यहां पे कुल सीटों की संख्या देखिए, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, और 16 17 18 19, 4 and 4 8, 8 and 6 हो जाएंगे 14, और 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 17 18 19, तो टोटल 19 राज्यसभा सीटों में चुनाव हुआ। अब ये देखेंगे कि किस किस पार्टी ने कितनी यहाँ पर सीटें जीती हैं। तो 19 जून 2019 को जारी परिणाम के अनुसार गुजरात में 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी, और 1 सीट गई है कांग्रेस के खाते में। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो 4 की 4 सीटें YSR ने जीती हैं। YSR का फुल फॉर्म क्या है? तो YSR का फुल फॉर्म यहां पे याद रखना, युवा जना श्रामिका रेतु। यहां पे ये क्या है इसका मतलब? तो युवा जना मतलब युवा, श्रामिका मतलब श्रमिक, और रेतु मतलब कि यहां पर है किसान। तो इसका जो मतलब निकल के आता है युवा, श्रमिक और किसान कांग्रेस पार्टी, तो इसे बोलते हैं YSR पार्टी। YSR पार्टी ने 4 की 4 राज्यसभा सीटों को जीत लिया। राजस्थान में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, वहीं 1 सीट बीजेपी ने जीती है। मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। जो 2 सीटें जीती हैं एमपी में, एमपी के लिए बहुत ज़रूरी है, एमपी में याद रखिएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर राज्यसभा सांसद बने हैं, और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से राज्यसभा सांसद बने हैं। दोनों बीजेपी से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और सुमेर सिंह सोलंकी भी। इसके अलावा जो कांग्रेस है यहाँ से दिग्विजय सिंह बन के गए हैं राज्यसभा सांसद, जो कि 1 सीट जीती गई है। झारखंड में जो 1 सीट है, इसमें 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती है, वहीं 1 सीट यहाँ पर जो जीती गई है वो बीजेपी के द्वारा जीती गई है। मणिपुर की 1 सीट याद रखिएगा, मणिपुर की 1 सीट बीजेपी ने जीती है, काफ़ी अचंभित हुए थे लोग। मेघालय की 1 सीट की अगर मैं बात करूं तो मेघालय की 1 सीट नेशनल पीपल्स पार्टी मतलब कि NPP ने ये राज्यसभा सीट जीती है। वहीं मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 सीट MNF ने जीती है, मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से 19 सीटों में अलग अलग पार्टियों के द्वारा जीता गया। बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी ने यहाँ पर टोटल 8 सीटें जीती हैं, 3 गुजरात से। बीजेपी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 गुजरात से, इसके अलावा 1 राजस्थान में, इसके अलावा 2 यहाँ पे जीती है मध्य प्रदेश में, 1 जीती है यहाँ पर झारखंड में, तो ये यहाँ पर हो जाती है कुल 7, और 1 जीती है यहाँ पे इन्होंने मणिपुर में। तो टोटल 8 सीटों पर कब्जा जमाया है बीजेपी ने। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कांग्रेस, तो कांग्रेस की कुल 4 सीटें हैं, 1 गुजरात में, इसके अलावा 2 राजस्थान में, वहीं 1 मध्य प्रदेश में। और बाकी सब आप देखिए कि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, YSR, इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी और मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये 19 जून 2020 को जो चुनाव परिणाम घोषित हुआ उसमें कहाँ पर कितनी सीटें गई हैं, किस पार्टी को गई हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिया। लेकिन इनके नाम मैंने यहाँ पर डिस्कस क्यों नहीं किए, जो बाकी राज्यों के थे मैंने MP के बस क्यों बताया, क्योंकि MP का आपको काम आएगा। बाकी राज्यों के यदि आप चाहें तो आप उन्हें सर्च करके लिख सकते हैं,
लेकिन आप एमपी के बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।